सो इन दिस क्लास हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हम लोग सबको पता है ब्रिटिश जो इंडिया में क्यों आया था, राइट। ब्रिटिश जो इंडिया में आया था अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, यहाँ से खूब सारा धन दौलत कमाने के लिए। तो उन लोग का इसलिए ब्रिटिश जब इंडिया में आया था तो उन लोग ने बहुत सारा इकोनॉमिक पॉलिसीज लागू किया था, इम्पोज किया था। एंड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है वो सिर्फ उन लोग का भलाई के लिए ही था, ओनली फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। दे नेवर केयर्ड अबाउट इंडियंस अपलिपमेंट। बस उन लोग अपना ही ध्यान देता था, अपना ही पेट भरना है वैसा। तो यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट कर दिया है मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया को कॉलोनी बनाने का। कॉलोनी आपको शायद मैंने पहले भी बताया है, कॉलोनी तब कहलाता है किसी का जब वो कंट्री जो वीकर कंट्रीज होता है और जो स्ट्रोंगर कंट्री है वो किसी वीकर कंट्री को डोमिनेट करना इकोनॉमिकली, राइट। किसी वीकर कंट्रीज़ का इकोनॉमिक पावर को अपना कंट्रोल में रखना और वहाँ का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको अपना गवर्नमेंट जो चलाना, उसको कॉलोनी बना के रखता है। इंडिया का को कॉलोनाइज़ किया था ब्रिटिश लोगों ने, और इंडिया को कॉलोनी बनाने का उसका मेन 2 रीज़न था। ऐसा बिना रीज़न का तो कॉलोनी नहीं बनाएगा ना, तो कुछ 2 रीज़न्स था मेनली। फर्स्ट रीज़न जो ब्रिटिश जो का उस एट दैट टाइम इंग्लैंड में ना 1750 ऑनवर्ड से लेके इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया था। मतलब मोर नंबर्स एंड लार्ज नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज डेवलप हो गया था। तो इंडस्ट्री में क्या होता है, ग्रो होने के लिए यू नीड रॉ मटेरियल्स, राइट। रॉ मटेरियल्स का ज़रूरी होता है, इसलिए ब्रिटिश को ज़रूरी था कुछ एक ऐसा कंट्री जो उन लोग का इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स ज़रूरी है उसका नीड को फुलफिल करने वाला कंट्रीज़। और फिर रॉ मटेरियल्स को इनपुट करके वो लोग फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाता है ना। ऑलरेडी जो सामान मशीन में सामान बनाता है, लार्ज नंबर्स ऑफ सामान बनाता है मशीन में। हैंड से बनाने से तो बहुत लिमिटेड बनाता है, लेकिन मशीन प्रोड्यूस होता है वो लार्ज नंबर्स में हो जाता है। तो मशीन प्रोड्यूस भी को सेल करने के लिए भी मार्केट चाहिए होता है। इसीलिए उन लोग को लगा कि इंडिया को रॉ मटेरियल का जो प्रोड्यूसर बनाएगा और इंग्लैंड से जो सामान बन के आता है उसको सेल करने का मार्केट बनाएगा। वही मेन 2 ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश का, लाइक दैट। और यही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो भी पॉलिसीज़ लागू किया था, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इसी 2 ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लागू करे थे बहुत सारा इकोनॉमिक पॉलिसीज़, राइट। और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ उन लोगों ने लागू किया है उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, असर हुआ इंडिया को, अच्छा नहीं हुआ। एडवर्स ब्रिटिश लोग का इकोनॉमिक पॉलिसी का वजह से हमारा जो इंडियन का ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है जो पहले तो बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश ऑल्सो हमारा यहाँ में इंडियन पीपल, राइट, उन लोग भी कुछ सामान प्रोड्यूस करता था। उन लोग कुछ कपड़ा बनाता था, उन लोग कुछ जूता बनाता था, बैग बनाता था। और इनफैक्ट जो किंग्स एंड क्वींस होता है ना, इतना खुद को सजाता था, ज्वेलरीज पहनता था, बैंगल्स पहनता था, लड़का लड़की दोनों बहुत सज धज के रहता था। वो सब को फुलफिल करने वाला हमारा ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, राइट। तो लेकिन वो ज़्यादातर मेन मेड होता था ना, तो बहुत समय लगता था, बहुत दाम भी होता था और महंगा भी होता था और समय भी बनाने में लगता था, लेकिन सुंदर भी दिखता था, लाइक दैट। लेकिन ब्रिटिश जो का मशीन मेड प्रोडक्ट जब आने लगा, मशीन का बनाया वाला कपड़ा सस्ता दामों में आने लगा, तो जो लोग तो इस सस्ता दाम वाला कपड़ा कोई पहनेगा ना, स्पेशली गरीब आदमी, और इंडिया का तो ज़्यादातर गरीब ही है। जब बहुत सारा टेक्सटाइल, स्पेशली टेक्सटाइल को इफेक्ट पड़ा इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वहाँ का मशीन मेड क्लॉथ्स जब आने लगा तो लोग वहाँ का इजी सस्ता दाम वाला कपड़ा ही पहनना शुरू कर दिया। और यहाँ का इंडियन का जो हैंडमेड है इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि बायर्स ही नहीं मिल रहा है ना, बायर्स। और स्पेशली उसके बाद तो ब्रिटिश लोग ने काफ़ी सारा किंगडम को अपना कंट्रोल में कर लिया था। और किंग एंड क्वींस जो है पहले जो बहुत लग्जरियस लाइफ जीता था, वो लोग भी कॉमन इंसान बन गया। तो उन लोग के लिए भी प्रोड्यूस करने वाला नहीं ना, उन लोग के पास खरीदने का पैसा, आर्टिसंस लोग को
कपड़ा बनाने वालों को स्पॉन्सर करने का पैसा होता, ना उन लोग का खरीदने वाला था, ऐसा वाला, जिसके वजह से जो हम पहले ज़माना में जो आर्टिसंस लोग कपड़ा बनाने वाले ज्वेलर्स लोग, ये सब लोग क्या हो गया कि जॉबलेस हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, लाइक दैट, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी है वो खत्म हो गया। विलेज सेल्फ सफिशिएंसी मतलब पहले जो फूड क्रॉप्स जो होता था ना, वो एग्रीकल्चर में जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होता था वो जो खाने के लिए उगाता था, बेचने के लिए नहीं, राइट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगाता था। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया है, एक पॉलिसी लागू कर दिया जिसको कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर तो करेगा, लेकिन एग्रीकल्चर में क्या ग्रो करेगा, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स दे ब्रिटिश प्रोमोटेड कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रो होगा उसको ब्रिटिश खरीदेगा, पैसा दे के खरीदेगा, रॉ मटेरियल्स, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो वाला ग्रो करने का लालची दिला दिया। बोलता है कि फूड का राइस का ग्रो करने से आप तो बस खाने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको दूसरा ग्रो करने चाहिए, जैसे उस टाइम में ओपियम था, टी था, कॉटन था, इंडिगो था। दिस फोर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कैश क्रॉप है ये सबको बढ़ावा देने लगा और धीरे धीरे फूड क्रॉप जो धीरे धीरे घटते गया, जिसके वजह से क्या हुआ है कि विलेज सेल्फ सफिशिएंसी खत्म हो गया। पहले तो नो डाउट उन लोग इतना बड़ा ट्रेडिंग बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं करता था, लेकिन खाने के लिए कोई कमी नहीं था ऐसा। लेकिन अभी क्या हो गया, बिकॉज वो लोग कैश क्रॉप ग्रो करने लगा तो खाने के लिए कमी होना शुरू हो गया, और जो भी पैसा को ब्रिटिश जो उन लोग से पैसा दे के कैश क्रॉप खरीदता था वो इतना कमती होता था, लाइक दैट, जिसके वजह से लोगों खाने के लिए ही नहीं होता था, जुड़ता था, ऐसा हो जाता था। और एक इम्पैक्ट है वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हुआ करता था, जिससे नंबर 1 पॉइंट में बताया था, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज, राजा रानी लोग के लिए कपड़ा मेकिंग इंडस्ट्रीज, और घर बनाने के लिए अलग अलग आइटम का इंडस्ट्रीज, ऑल दिस इंडस्ट्रीज जो ट्रेडिशनल हैंडमेड इंडस्ट्रीज था वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश जो इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करता था। ब्रिटिश इंग्लैंड में ही इंडस्ट्री बनाता था, यहाँ इंडस्ट्री नहीं बनाता था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर कैश क्रॉप ग्रो करने देता था, तो यहाँ का इंडस्ट्री जो धीरे धीरे खत्म हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलता है उसको। और जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस है, मतलब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करता था वो सब जो ख़त्म हो गया, वो लोग धीरे धीरे क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो गया। और जब वो लोग का कला होता है ना, आर्टिशंस लोग का, वो लोग का जो बनाने का कला भी धीरे धीरे गायब हो गया, जिसके वजह से हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिशनल आर्टिशंस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उन लोग का कला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और ब्रिटिश लोग का इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वजह से और बिग इम्पैक्ट है वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जब होता है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो लेवल पे होता है, लेकिन इम्बैलेंस तब हो जाता है जब मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, दूसरा से सामान खरीदना ज़्यादा हो जाता है, बेचना कम हो जाता है, तब बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन पीपल बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश ज़्यादा बेचता तो नहीं था इंडिया से, लेकिन थोड़ा मोड़ा होने से भी अपना प्रोड्यूस दूसरा कंट्री में बेचता था, स्पेशली स्पाइसेस। लेकिन क्या होता है कि बट आफ्टर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इंडियन पीपल लोग ज़्यादातर इम्पोर्टर हो गया इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टर्स। इम्पोर्टर उन्हें ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने लगा, और इंडिया का पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा ब्रिटेन में जा रहा है, लाइक दैट, राइट। तो इसके वजह से बैलेंस ऑफ ट्रेड भी काफ़ी बिगड़ गया, इंडिया गरीब होते गया। ये सब है ब्रिटिश का इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कुछ एडवर्स इम्पैक्ट, राइट। नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट का जब बात करेगा तो बहुत लंबा ये टॉपिक है, डिस्कशन है। हिस्ट्री स्टूडेंट होने से लंबा से डिस्कशन करना पड़ना था, लेकिन आप लोग का जो जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को पिक करके मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में, वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, राइट। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो थ्योरी है, एक थ्योरी और ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को किसने दिया है वो क्वेश्चन आता है। हु गेव द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसको दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जो ना, जिसको हम लोग यहाँ पे और एक जीके भी यहाँ पे
पूछ सकता है, वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी, राइट। दादा भाई नौरोजी जो एक इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिशियन था, तो उसने क्या किया है, समझा हमारा इंडियन पीपल लोग ने, ये क्या हुआ कि बहुत सालों तक ब्रिटिश लोग हमको डोमिनेट करके हमको लूट रहा था, लेकिन इंडियन पीपल को रियलाइज़ नहीं हुआ है कि हमको ब्रिटिश लूट रहा है। उन लोग को ये सिर्फ चिंता था कि हम लोग जो अपना डेली गुजारा कैसे करें, कैसे करें, कपड़ा खरीद के पहने, वो वाला। ब्रिटिश हम लोग को लूट रहा है वो वाला मालूम ही नहीं है। अपना हक के लड़ने के लिए आगे आपको मालूम होना पड़ेगा ना कि आपको कोई डोमिनेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। हमारा इंडियन पीपल वेर सो इनोसेंट या इग्नोरेंट बोल सकता है, ऐसा था। लेकिन उस समय में दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमिस्ट होते हुए वो समझा कि ब्रिटिश हम लोग को किस तरह एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, राइट। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ही गेव दिस थ्योरी। जो इस थ्योरी में उसने क्या किया है, ब्रिटिश जो हमको कितना एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है उसको हाईलाइट करता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में एक बुक लिखता है वो इंडिया का, जिसका नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बोल के एक किताब है। ये भी क्वेश्चन आता है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखो छोटा सा जगह पे ही 4-5 तो क्वेश्चन आ जाता है, आप इसको देख सकते हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी, हु हाईलाइटेड द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश इन हिज थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी, लाइक दैट, राइट। ये सब क्वेश्चंस आता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ में दादा भाई नौरोजी जो एक्सप्लेन करता है कि ब्रिटिश जो किस तरह यहाँ का जो वेल्थ है, रिसोर्सेस है, उसको ड्रेन करके बहा के ब्रिटेन में ले जा रहा है, वो सबको एक्सप्लेन करता है। तो अलग अलग तरीक़ा से बहा के ले जाता है उसको, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है। हिस्ट्री स्टूडेंट लोग इसको समझेगा, राइट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ऐसा करके। लेकिन आप बस समझ लो जो भी अभी थोड़ा पहले बताया है, जो पॉइंट उसको समझ लो, जनरल पॉइंट, नॉलेज का पॉइंट ऑफ व्यू से। और दादा भाई नौरोजी के अलावा और एक इंसान है, आरसी डट है, ये भी इकोनॉमिस्ट है। इसी ने भी सिमिलर एक्सप्लॉइटेशन करने का, जो ब्रिटिश लोग का एक्सप्लॉइटेशन को अपना और एक बुक में उसने हाईलाइट किया, लिखा है, वो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि हु रोट द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन में कुछ दिया जाएगा, तो आपको आरसी डट को टिक करना है। ये भी दादा भाई नौरोजी का जैसा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किस तरह इंडिया से करके इंग्लैंड ले जा रहा है, वो सब के बारे में दिया है, राइट। ये हो गया कुछ और जीके टाइप क्वेश्चन। आप कभी नहीं बोलना, याद कर लो अभी का भी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का जब बात करेगा तो और एक पॉइंट है जिससे क्वेश्चंस अक्सर आ सकता है, जीके टाइप क्वेश्चंस, वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आता है, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को डिस्कशन करना ज़रूरी है, राइट। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जब बात करेगा तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस सेवरल लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इन इंडिया। 3 मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स को आप फोकस करना। 3 मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड एंड नेसेसरी। They hardly care about Indian need and necessary. They only cared about their need and necessary, like that. जो भी इसलिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो ब्रिटिश का भलाई के लिए इंट्रोड्यूस किया था, तो वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ट्री मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम का जब बात करेगा तो नंबर 1 जो फॉरमोस्ट है वो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओनर ऑफ द लैंड किसको डिक्लेयर किया था? जमींदार लोग को। एग्रीकल्चर जो रेयो थे, फार्मर है, वो लोग को नहीं बल्कि जमींदार को। और इसमें क्वेश्चन आता है कि इन विच एरियाज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड। ऐसा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल तो बोलता है, बंगाल के अलावा और कुछ रीजन इंक्लूड है, जैसे कि बिहार, उड़ीसा एंड सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनारस, राइट। ये आप याद करना। एंड हु इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम बोल के भी आता है, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस टाइम का गवर्नर जनरल था, और व्हेन 1793। लेकिन ये और क्वेश्चंस आता है, और डीप से क्वेश्चंस आएगा, तो बोलता है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल को तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको कौन प्लानिंग किया था? ये डिज़ाइन, इसका प्रोविजंस को किसने प्लान करके डिवाइस किया था?
तो ये क्वेश्चन आता है। तो इसने परमानेंट सेटलमेंट का प्लान बनाने वाला सर जॉन सोटा, वो ही ये सिस्टम को डिवाइस करता है और इस सिस्टम को जोड़ शोर जो लिखने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस करता है, लाइक दैट, राइट। इसमें ऑलमोस्ट 89% जो है वो ब्रिटिश लोग अपना पास में रखेगा। इसमें ना रेवेन्यू को 11 पार्ट्स में डिवाइड करता है और 11 पार्ट्स से 10 पार्ट्स को ब्रिटिश को सबमिट करना होता है, फिक्स रेवेन्यू होता है। और फिक्स रेवेन्यू होने के कारण 11 पार्ट्स से 10 पार्ट्स को ब्रिटिश को देगा, 1 पार्ट को जमींदार एज ए कलेक्टर उसका सैलरी जैसा रखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि ब्रिटिश लोग कलेक्टर नहीं था, जमींदार कलेक्टर था, जिसके वजह से जमींदार जो ना जो परमार्स लोग हैं वो लोग को मन मर्जी से कलेक्ट करता था, कभी ज़्यादा लेगा कभी कमती लेगा, ऐसा करके बहुत सारा एट्रोसिटीज़ और करप्टेड ही मान लो, बहुत तकलीफ दे के ज़बरदस्ती कलेक्ट कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फसल अच्छा नहीं होता है पर भी आपको देना ही है, ऐसा वाला अपना खाने के लिए भी नहीं बचने तक देना पड़ता था, रेवेन्यू देना पड़ता था, ऐसा टैक्स देना पड़ता था परमार्स लोग को। अगर वो लोग नहीं देगा तो उन लोग को मिट्टी से निकाल देगा, क्योंकि मिट्टी का मालिक यहाँ पे ज़मींदार लोग हैं। इस तरह से एट्रोसिटीज़ होता था, ठीक है। सेकेंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो मेन सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश was रैयतवारी सिस्टम। रैयत मीन्स RYOT मीन्स फार्मर, रैयत मीन्स फार्मर, राइट। तो इसमें क्या होता है कि कहाँ में इंट्रोड्यूस करता है, एरियाज यहाँ पे बॉम्बे, मद्रास एंड कुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड सम पार्ट ऑफ आसाम, राइट। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड सम पार्ट ऑफ आसाम में इंट्रोड्यूस करता है ये वाला जो प्लान सिस्टम। और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेजर मुनरो जो इंट्रोड्यूस करता है, उस समय में वाइस रो था। और मेजर मनरो अलोंग विथ चार्ल्स रीड, राइट, अलोंग विथ चार्ल्स रीड, उन दोनों ने इंट्रोड्यूस करता है इस सिस्टम को ये एरिया में जो अभी मेंशन किया है। और इसमें जो ब्रिटिश जो किसी जमींदार को बीच में नहीं रखता है, बल्कि ब्रिटिश जो क्या करता है डायरेक्ट डील किससे करता है, रायत से, फार्मर से डायरेक्ट डील करता है। तो कल्टीवेटर को रायत जो है कल्टीवेटर या फार्मर उन लोग को ही लैंड को दे देता है, लेकिन 20 या 30 ईयर्स का हिसाब से 20 या 30 ईयर्स तक आप लैंड का मालिक बनेगा और रेवेन्यू आप हमको डायरेक्ट देना है, ऐसा होता था, ठीक है। और इसमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम 50 से 60% ऑफ द प्रोडक्शन को देना होता था। तो 50 to 60% तो देना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो 60 to 50% जो प्रोडक्शन को ब्रिटिश को लैंड रेवेन्यू का नाम से दे देने से क्योंकि उस टाइम तो ब्रिटिश ही लैंड का मालिक था ना, तो इसलिए इसके वजह से 20-30% ही अपना पास रहता था। और वो 20-30% जो पूरा साल नहीं चलता था, नहीं पहुंचता था इवन फैमिली को वो खाना पीना देने के लिए, जिसका वजह से क्या होता था कि मनी लेंडर एग्जिस्टेड होता था। मनी लेंडर जो पैसा का उधार देता है, मनी लेंडर से वो लोग पैसा बोरो करेगा और ब्रिटिश से ही जिसको ऑलरेडी टैक्स दे दिया था वो लोग उन लोग से ही वापस खाने पीने के लिए खरीदेगा या टैक्स देने का पैसा, लाइक दैट, राइट। तो मनी लेंडर से पैसा उधार करते करते वो लोग इतना डेप्थ में पड़ गया, इतना डेप्थ में पड़ गया कि वो डेप्थ से कहीं बाहर निकल ही नहीं सका, ऐसा, लाइक दैट, राइट। जिसके वजह से ये रायतवारी सेटलमेंट में भी परमार लोग जो बहुत तकलीफ सहना पड़ा। और यहाँ में और एक क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1820, राइट, 1820 में इंट्रोड्यूस किया था। और नेक्स्ट है महलवारी सेटलमेंट। महल मीन्स विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज। इसमें ब्रिटिश जो ना डायरेक्ट परमार के साथ ना डायरेक्ट जमींदार के साथ, लेकिन इसमें ब्रिटिश जो किसका साथ टैक्स वो कलेक्शन करता था, ग्रुप ऑफ विलेज से। इसमें विलेज हेडमैन होता था, वो कलेक्टर होता था, विलेज से ही एक कलेक्टर, लाइक दैट, राइट, विलेज हेडमैन। तो ग्रुप ऑफ विलेज टुगेदर विल पे द टैक्स या ए विलेज विल पे द टैक्स, ऐसा ओके। इसमें इसलिए इसको महलवारी सिस्टम बोलता है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1833
1833 में इंट्रोड्यूस किया था। और ये कहाँ कहाँ किया था? गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब पंजाब एरिया, एंड सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, ये जगह में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। और इसमें यहाँ विलेज का साथ वो करता था। और इसमें टैक्स कलेक्ट कर, टैक्स परसेंटेज को इसमें कितना परसेंट कलेक्ट करता था वो आप थोड़ा सा होमवर्क है, आप जो गूगल करके देख लेना। आई ऑल्सो फॉरगॉट एग्जैक्टली, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा था, 60-70% से तो ज़्यादा था ऐसा। ठीक है, आप इसको देख लेना। ये 3 मेन सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। और इसमें विलियम बेंटिक होता है। हाँ, महलवारी सिस्टम को लॉर्ड विलियम बेंटिक का तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे। ये भी आप देख लेना, याद कर लेना। ठीक है। और कितना परसेंट इसमें कलेक्ट करता था वो आप चेक करके गूगल से ढूंढ के हमको बताना। और ये 3 मेन हैं। और यहाँ में आप एक पॉइंट याद कर सकता है कि ब्रिटिश ने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने ये भी लिख के दिया है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ब्रिटिश ने रेलवे इंट्रोड्यूस करना तो अच्छा बात है ना, बहुत ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ हो जाएगा। तो ब्रिटिश ने रेलवे जो किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? इंडियन का भलाई के लिए ना, क्या के लिए वो। The main aim of introduction of railway was to facilitate the movement of British troops and goods. That means British ने रेलवे को इंट्रोड्यूस करने का मेन इरादा था कि ब्रिटिश का आर्मी को इधर से उधर ले जाने के, कोई भी बैटल होगा, रिवोल्ट होगा तो इजीली इधर उधर से ब्रिटिश आर्मी ट्रांसफर करके सप्रेस करने के लिए, एज वेल एज रॉ मटेरियल को शिपिंग स्टेशन में पहुंचाना और फिनिश प्रोडक्ट को एवरी कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में पहुंचाने के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये मेन एम जान गया ना। फिर आपको यहाँ और एक क्वेश्चन आता है, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, रेलवे जो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया था वो 1853। ये और एक क्वेश्चन आता है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया था, ये भी 1853। बैंकिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा बैंक को इंट्रोड्यूस किया था, अवार्ड कमर्शियल बैंक 1881। फिर इंडिया में सबसे पहले इंडस्ट्री जो डेवलप होने लगा, टाटा एंड आयरन स्टील इंडस्ट्रीज 1907। लाइक दिस आर सम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, आज के लिए ही डिस्क्रिप्शन इतना ही। आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, MCQ टाइप क्वेश्चंस देने से ज़रूर सॉल्व करना, तो अच्छा लगता है क्लास करने के लिए भी।